जय हिंद। वेलकम आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्निंग विद एस्पिरेंट्स पे। तो हम पढ़ रहे थे, आपको पता है हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का गौरवशाली इतिहास। राजस्थान इतिहास में हम पहला टॉपिक पढ़ रहे थे हमारा राजस्थान इतिहास के प्रमुख स्रोत, और प्रमुख स्रोत में हम पढ़ रहे थे सबसे पहले शिलालेखों। और सबसे बड़ी बात देखिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप एक बार वीडियो को देखिए, उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और शिलालेखों के टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं ना, उसमें आपको इंटरेस्टिंग चीज है कि आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके देखिए, वो आपको फर्स्ट क्लास की फर्स्ट प्लेलिस्ट, उसमें कौन कौन से शिलालेख पढ़े हैं, फिर सेकंड क्लास की सेकंड जो क्लास है उसकी वीडियो की लिंक, और फिर उसमें कौन से शिलालेख पढ़े, ऐसे सीक्वेंस वाइज, क्योंकि पूरी क्लास हम पढ़ेंगे सीक्वेंस वाइज। ठीक है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से जाके फर्स्ट वीडियो देख सकते हो, और उसके बाद में लाइन टू लाइन सेकंड फिर थर्ड। और आज हमारी जो नेक्स्ट शिलालेखों की क्लास है उसमें आज हम पढ़ रहे हैं 23 नंबर का शिलालेख। ऐसे सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे हैं हम 23। अब देखिए एक चीज ध्यान रखना, जो शिलालेख है ना उसमें एक की पॉइंट होता है, हर शिलालेख में एक की पॉइंट होता है। डेट सन की इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, लेकिन एक की पॉइंट होता है कि कोई एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी लाइन होती है इंपॉर्टेंट, जो यहाँ तो पहले एग्जाम में आ चुकी है या फिर एग्जाम में जो आ सकती है। और हम पढ़ रहे हैं जो नए जिलों के आधार पर, तो इनका ध्यान रखना। हर उस की पॉइंट को जो मैं बता दूंगा उसको तो विशेष ही याद रखना है। आज हम पढ़ रहे हैं बिजोलिया का शिलालेख। कौन सा? बिजोलिया का शिलालेख। बिजोलिया का शिलालेख कब का है ये, इसकी डेट, और शायद राजस्थान के महत्वपूर्ण शिलालेखों में से एक शिलालेख है बिजोलिया का शिलालेख, 5 फरवरी 1170। इसकी डीओ डेट है वो क्या है, 5 फरवरी 1170 ईस्वी का। बिजोलिया है कहाँ पे, ध्यान रखना है। बिजोलिया का किसान आंदोलन भी है जो बहुत बड़ा है। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में नहीं, राजस्थान हिस्ट्री में किसान आंदोलन के हम पढ़ेंगे। बिजोलिया का किसान आंदोलन है कहाँ पे, बिजोलिया। बिजोलिया गांव कहाँ पे, बिजोलिया गांव बिजोलिया गांव। बिजोलिया गांव में एक जैन मंदिर है। बिजोलिया गांव में जैन मंदिर भगवान आदिनाथ का, पार्श्वनाथ का, भगवान पार्श्वनाथ का। बिजोलिया गांव में पार्श्वनाथ का, पार्श्वनाथ जैन मंदिर, भगवान पार्श्वनाथ का एक जैन मंदिर है। पार्श्वनाथ जैन मंदिर की चट्टान से प्राप्त, की चट्टान से प्राप्त। सबसे पहले तो बिजोलिया गांव, जो बिजोलिया उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद में मंदिर की, और फिर इस शिलालेख से क्या जानकारी मिलती है। तो बिजोलिया का अन्य नाम या उपनाम क्या है, ऊपरमाल, ऊपरमाल या विजयावली। बिजोलिया का शिलालेख का नहीं, बिजोलिया का, बिजोलिया का ऊपरमाल या विजयावली। बिजोलिया का जो जैन मंदिर है, बिजोलिया गांव में जो पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, इसकी जानकारी शिलालेख में, इस शिलालेख से मिलती है। और इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था, जैन मंदिर का जैन श्रावक लोलाक ने। किसने करवाया था, जैन श्रावक, जैन श्रावक लोलाक ने। किसने, जैन श्रावक लोलाक ने। ठीक है, विजयोला का। अब एक तो अब इसमें जो बिजोलिया का शिलालेख है, इसमें ध्यान रखना किस भाषा में इसकी रचयिता, और भाषा किस रचयिता में, इसके उत्कीर्णकर्ता ये कौन थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अब शिलालेख की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, भाषा। भाषा में वही चीज जो आपको पहले याद रखनी है। अगर किसी मंदिर से शिलालेख प्राप्त हुआ है तो 90% शिलालेख की उसकी भाषा क्या होगी, अभी तो संस्कृत है सबकी, बाकी कोई स्पेशल होगी तो उसके हम याद कर लेंगे। भाषा संस्कृत। ठीक है, शिलालेख का निर्माण किसने करवाया था, शिलालेख को उत्कीर्ण किसने करवाया, शिलालेख को उत्कीर्ण करवाया जैन श्रावक लोलाक ने। जैन श्रावक लोलाक, शिलालेख को उत्कीर्ण करवाया जैन श्रावक लोलाक ने। ठीक है, इसके जो रचयिता है वो कौन है, इसके रचयिता है, कुछ करना, तो इसके रचयिता कौन है, इस शिलालेख के रचयिता है गुणभद्र। ठीक है, एक तो इस शिलालेख में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है, वो क्या है, मेवाड़ क्षेत्र में बहने वाली कुटिला नदी का उल्लेख। सबसे पहले तो एक चीज, मेवाड़ क्षेत्र में,
मेवाड़ क्षेत्र में बहने वाली कुटिला नदी का उल्लेख। कुटिला नदी का उल्लेख, ठीक है। एक तो मेवाड़ क्षेत्र में बहने वाली कुटिला नदी का उल्लेख, और बिजोलिया के आसपास के क्षेत्र। दूसरी चीज क्या है, बिजोलिया, तो बिजोलिया है, इसकी इस शिलालेख से जो जानकारी मिलती है, बिजोलिया के आसपास के क्षेत्रों को कहा जाता था उत्तरी माद्री। क्या कहा जाता है, उत्तरी माद्री। दूसरी है जो इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिजोलिया के आसपास के क्षेत्र को उत्तरी माद्री, क्या कहा जाता है, उत्तरी माद्री कहा जाता था। इस शिलालेख में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम पढ़ेंगे। अब जो मेन जो इंपॉर्टेंट बातें कुछ एग्जाम में आ चुकी है, अलग अलग एग्जाम में, और कुछ एग्जाम में जो आ सकती है, जो इसका की पॉइंट है, अभी हम उसकी बात करेंगे उससे पहले। और एक ध्यान रखना, इसमें 93 संस्कृत के इस शिलालेख में क्या 93 क्या है, संस्कृत के पद्य श्लोक। संस्कृत के पद्य में जो श्लोक है कितने हैं, 93। संस्कृत के पद्य में 93 श्लोक है। जो बिजोलिया का शिलालेख है 5 फरवरी 1170 ईस्वी का है। बिजोलिया गांव में भगवान एक जैन मंदिर है, पार्श्वनाथ का, भगवान पार्श्वनाथ का एक जैन मंदिर है, उसके पास चट्टान से प्राप्त है। सबसे पहले तो इसमें बिजोलिया के बारे में जानकारी मिलती है कुछ, जैसे कि बिजोलिया के आसपास के क्षेत्र को उत्तरी माद्री कहा जाता था, और जो मेवाड़ क्षेत्र है उसमें बहने वाली नदी कौन सी, कुटिला नदी का भी उसमें उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो शिलालेख है, शिलालेख से जानकारी मिलती है कि उसकी भाषा एक तो संस्कृत है, उसमें 93 संस्कृत में पद्य में श्लोक है शिलालेख में, और जो उत्कीर्ण करता है उसके जैन श्रावक लोलाक है। जो मंदिर का निर्माण करवाने वाले की जानकारी मिलती है वो भी यही है, कौन, जैन श्रावक लोलाक, जो इस शिलालेख से जानकारी मिलती है। इसके रचयिता गुणभद्र, इस शिलालेख में जो बिजोलिया का शिलालेख है उसके रचयिता गुणभद्र। अब इसके बारे में जो की पॉइंट है, जो इसके इंपोर्टेंट, अभी फिलहाल जो सीईटी की एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था इस शिलालेख से, जो अभी फर्स्ट सीईटी की एग्जाम लगी थी राजस्थान में, उसका, और जो इसके अलावा भी कुछ एग्जामों में इस शिलालेख से कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं। और ध्यान रखना, बिजोलिया है ना, ये बिजोलिया वही है, बिजोलिया किसान आंदोलन। और है कहाँ से वैसे प्रॉपर, ऊपरमाल, और ये बिजोलिया है कहाँ प्रॉपर, ये ध्यान रखना, भीलवाड़ा में। कहाँ है, भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में, इसका ध्यान रखना, भीलवाड़ा में बिजोलिया का किसान आंदोलन भी एक प्रचलित था। चौहान वंश की जानकारी, देखो ये टॉपिक थोड़ा ऐसे ही है, मतलब ये जो शिलालेखों वाला है, इसके बाद में आने वाले टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, ये तो सबको पता है, ये वाले थोड़ा हार्ड पड़ते हैं, समझ लीजिए। तो चौहान वंश की जानकारी, चौहान वंश की जानकारी, इससे क्या मिलती है, चौहान वंश की जानकारी मिलती है, वो सबसे पहले चौहान वंश की उत्पत्ति 551 ईस्वी में। चौहान वंश की उत्पत्ति किससे हुई है, वत्स गोत्र ब्राह्मणों से। इसके बाद में सांबर झील का निर्माण किसने किया है, चौहान वंश ने। और चौहान वंश में उत्पत्ति किसके द्वारा, मतलब प्रथम राजा कौन था, वासुदेव चौहान। और सांबर झील का निर्माण जो वासुदेव चौहान ने कराया उसके बारे में भी जानकारी मिलती है, ठीक है, चौहान वंश के बारे में। तो सबसे पहले जो चौहान वंश की उत्पत्ति, चौहान वंश की उत्पत्ति, चौहान वंश की उत्पत्ति वासुदेव चौहान के द्वारा। चौहान वंश की उत्पत्ति किससे, वासुदेव, वासुदेव चौहान। चौहान वंश की उत्पत्ति वासुदेव चौहान द्वारा। चौहान वंश की उत्पत्ति वासुदेव चौहान द्वारा। और कौन से गोत्र, वत्स गोत्र ब्राह्मणों से। चौहान वंश की उत्पत्ति, चौहान वंश की उत्पत्ति वत्स गोत्र नामक ब्राह्मणों से, वत्स गोत्र नामक ब्राह्मणों से। चौहान वंश की उत्पत्ति किससे, वत्स गोत्र नामक ब्राह्मणों से। कब हुई है, चौहान वंश की उत्पत्ति 551 ईस्वी में। चौहान वंश की उत्पत्ति 551 ईस्वी में। चौहान, और एक ध्यान रखना, सांबर झील का निर्माण, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सांबर झील का निर्माण, इसका की पॉइंट, सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान द्वारा करवाया गया। इसकी जानकारी भी इसी शिलालेख से मिलती है, वासुदेव चौहान द्वारा करवाया गया।
इसके द्वारा चौहान, वासुदेव चौहान द्वारा। एक इसके बारे में जानकारी मिलती है कि चौहान शासकों ने अपनी राजधानी किसे बनाया था, अहिछत्रपुर को। किसको, अहिछत्रपुर को। अहिछत्र का प्राचीन नाम अभी हम देखेंगे क्या है, नागौर। चौहान शासकों ने अपनी राजधानी अहिछत्रपुर को बनाया, अपनी राजधानी अहिछत्रपुर को। किसको, अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर है नागौर में, नागौर का ही नाम है, पूरे प्राचीन नाम अहिछत्रपुर, नागौर अहिछत्रपुर को बनाया। ठीक है, तो इससे जानकारी कंप्लीट चौहानों के बारे में कि चौहान वंश की उत्पत्ति 551 वत्स गोत्र नामक ब्राह्मणों से हुई है, और चौहान वंश के शासक वासुदेव चौहान प्रथम शासक, उन्हें करवाया था सांबर झील का निर्माण, और चौहान शासकों ने अपनी राजधानी किसे बनाया था, अहिछत्रपुर को। ये सब जानकारी बिजोलिया के शिलालेख से मिलती है। एक चीज और ध्यान रखना, देखिए कई क्या होता है, प्रॉपर अगर बड़ी एग्जाम की प्रॉपर तरीके से तैयारी करनी है ना, कि सिलेक्शन वही करना है, तो वो क्या करते हैं, पूरा टॉपिक क्लियर पढ़ेंगे। और जैसे कई लोग जिनको तुक्के लगाने होते हैं, तो वो ऐसे तुक्के मत लगाया करो, तुक्कों से कुछ नहीं होता। क्या करना चाहिए, हर पॉइंट के की पॉइंट पढ़ लेना चाहिए। जैसे किसी को अगर प्रॉपर तैयारी करनी है, भाई कहीं से भी कैसा भी कुछ ना है, मुझे 100% सोल्व करना है, तो पूरा शिलालेख पढ़ेगा। ठीक है, और अगर किसी को जोर आता है, किसी को तुक्के लगाने हैं, वो करना है कि भाई चांस लेना है, हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसको की पॉइंट पढ़ना चाहिए। जैसे कि इस शिलालेख का की पॉइंट बता दिया, ऐसे हर चीज का, हर टॉपिक का एक की पॉइंट होता है, वो की पॉइंट पढ़ लो। उसको ऐसे हवा में तुक्के लगाना नहीं बोलते, तुक्के इनको बोलते हैं। ठीक है, इस तरह की पॉइंट पढ़ो हर शिलालेख के। अब इस शिलालेख में हम बात करते हैं जो इसके प्राचीन क्षेत्रों के, प्राचीन क्षेत्रों में जो हमारे जो प्राचीन क्षेत्रों के नाम है, वर्तमान में उन्हें किन नाम से जाना जाता है, उसकी जानकारी भी इस शिलालेख से मिलती है। अब देखते हैं हम जो इसके प्राचीन क्षेत्रों के बारे में जो जानकारी मिलती है उसकी देखते हैं। एक तो जो प्राचीन क्षेत्र है उनका ध्यान रखना, और नए जो इनको आधुनिक क्षेत्र है, आधुनिक नाम से जाना जाता है, वो है। तो सबसे पहले है श्रीमाल। श्रीमाल, श्रीमाल किसको कहा जाता है, श्रीमाल है भीनमाल, और भीनमाल वर्तमान में जालौर में है। श्रीमाल, भीनमाल वर्तमान में कहाँ है, जालौर। ठीक है, सेकंड है मंडनपुर। क्या है, मंडनपुर। मंडनपुर का है मंडोर, मंडोर जोधपुर। मंडोर का एक शिलालेख भी प्राप्त हुआ था, आपको पता हो तो, मंडोर जोधपुर में, उसको कमेंट करके बताना एक बार। ठीक है, मंडनपुर, मंडोर जोधपुर। एक है श्रीपंत, 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 श्रीपंत का है, श्रीपंत है बयाना, बयाना भरतपुर। नड्डल क्षेत्र, नड्डल क्षेत्र, नड्डल का आधुनिक नाम नाटोल है, कहाँ, पाली में। उसके बाद में नई दिल्ली, जो दिल्ली बोलते हैं ना, वो दिल्ली का भी वर्णन इस शिलालेख में है, और दिल्ली का नाम तो दिल्ली ही है ही। उसके बाद में है जाबलीपुर, और एक क्षेत्र है प्राचीन क्षेत्र, क्या है, अहिछत्रपुर। जाबलीपुर जालोर, जाबलीपुर जय जय जालोर, जालोर, जाबलीपुर जय जय जालोर, और अहिछत्रपुर नागौर, अहिछत्रपुर नागौर। ठीक है, उसके बाद में है प्राचीन नाम, उसके बाद में है, एक ध्यान रखना, जो प्राचीन नाम है कौन सा, पृथ्वीपुर। पृथ्वीपुर का आधुनिक नाम जो है अभी प्रेजेंट, अजमेर। ठीक है, एक नागद्र जो पढ़ा था, नागदा, नागद्र उदयपुर का शिलालेख, उदयपुर में है। ठीक है, नागदा, नागदा, नागद्र उदयपुर, क्या, नागदा, नागद्र, सॉरी नागद्र, प्राचीन नाम है नागद्र, वर्तमान में नागदा है, कहाँ, ये उदयपुर में। और एक शाकंभरी जो सांबर झील है, शाकंभरी, सांभर, और सांभर आपको पता है पहले जयपुर में, लेकिन अभी जयपुर ग्रामीण में आ गया। जयपुर प्रेजेंट टाइम के हिसाब से लेके तो जयपुर ग्रामीण। ठीक है, जयपुर ग्रामीण है, उसमें आ गया। तो जो प्राचीन नाम, श्रीमाल, भीनमाल, जालोर, मंडनपुर, मंडोर जोधपुर में, श्रीपंत बयाना भरतपुर, नड्डल क्षेत्र नाडोर,
दिल्ली का जो दिल्ली है ही अई छत्रपुर और जावलीपुर, अई छत्रपुर नागौर, जावलीपुर जालौर, पृथ्वीपुर अजमेर, शाकंभरी शाकंभरी सांभर जयपुर और नागदा नागदा उदयपुर, इन सब प्राचीन क्षेत्रों के नाम मिलते हैं इस शिलालेख से। तो बिजोलिया का शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ऐप से पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं और आने वाले समय में भी इससे बहुत सारी की पॉइंट है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो शिलालेख है उसकी बात करते हैं, जैन कीर्ति स्तंभ। ठीक है, जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ वाला। तो नेक्स्ट है हमारा जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। एक तो कीर्ति स्तंभ है, एक जैन कीर्ति स्तंभ है, ये 13वीं सदी का है। जैन कीर्ति स्तंभ कब का है? 13वीं सदी का, 13वीं सदी का। कहाँ है इसका ध्यान रखना। जैन कीर्ति स्तंभ, एक तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक कीर्ति स्तंभ है, एक जैन कीर्ति स्तंभ है। चित्तौड़ दुर्ग में, दुर्गों का दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग, दुर्गों का दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 7 मंजिला, 7 मंजिला भगवान आदिनाथ, आदिनाथ जो कि जैनों के देव हैं, आदिनाथ को समर्पित, को समर्पित 7 मंजिला भगवान आदिनाथ को समर्पित चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इसका निर्माण 13वीं सदी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सबसे पहले तो इसकी भाषा देख लीजिए। अगर किसी मंदिर से है तो वही संस्कृत भाषा में, उत्कीर्ण लेख, संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण लेख। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। इसका निर्माण, इसका चित्तौड़गढ़ की जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण, निर्माण जीजाक्सा को, जैन शासक जीजाक्सा द्वारा, जीजाक्सा द्वारा, जैन शासक जीजाक्सा द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, जैन आचार्य थे जीजाक्सा, उनके द्वारा निर्माण किया गया था इस स्तंभ का। किसका? जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण जीजाक्सा द्वारा किया गया था। एक थे जैन साधु धर्मचंद, एक थे जैन साधु धर्मचंद। ठीक है, इसमें एक जानकारी मिलती है क्या कि जैन साधु धर्मचंद, जैन साधु धर्मचंद, धर्मचंद जैन साधु धर्मचंद के, जैन साधु धर्मचंद के को सम्मान किया जाता किसके द्वारा? राजा हम्मीर द्वारा। जैन साधु धर्मचंद का सम्मान राजा हम्मीर द्वारा, राजा हम्मीर द्वारा सम्मान किया गया। उसकी जानकारी इस शिलालेख से मिलती है, राजा हम्मीर द्वारा। ठीक है, और इसके बारे में जो जीजाक्सा है उसके वंश की जानकारी मिलती है इस शिलालेख से, जीजाक्सा के वंश की। और इसके बाद, इसके अलावा जो तो जीजाक्सा द्वारा दिया गया दान, उसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, दान का उल्लेख। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में निर्मित जैन कीर्ति स्तंभ 13वीं सदी का, जिसका निर्माण जीजाक्सा ने करवाया था, भगवान आदिनाथ को समर्पित है। 13वीं सदी का है, 7 मंजिला है। ठीक है, चित्तौड़ दुर्ग में बना हुआ, जिसका निर्माण जीजाक्सा ने करवाया था। जैन साधु, इसमें कुछ इंपोर्टेंट जानकारी बस ये, जैन साधु धर्मचंद का सम्मान किया गया था राजा हम्मीर द्वारा। और जैन जो शासक है जीजाक्सा, उसकी वंशावली, उसके बारे में थोड़ी जानकारी मिलती है, और इसके द्वारा दिए गए दान, इसके द्वारा किए गए कार्य की जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं प्रशस्ति की। कौन सी प्रशस्ति? डूंगरपुर प्रशस्ति। प्रशस्ति वही किसी की प्रशंसा में लिखा गया लेख। तो आज की अंतिम प्रशस्ति, अंतिम शिलालेख 25 डूंगरपुर प्रशस्ति कब की है? 1404 ईस्वी की। डूंगरपुर प्रशस्ति 1404 ईस्वी की है। कहाँ? डूंगर के ऊपर, याद रखना, डूंगर के ऊपर यानी कि ऊपरी गांव, ऊपरी गांव, डूंगर के ऊपर यानी कि ऊपरी गांव डूंगरपुर। ठीक है, ऊपरी गांव डूंगरपुर में ये भी जैन प्रशस्ति है और आदिनाथ को समर्पित, भगवान आदिनाथ को समर्पित। जैन धर्म का एक मंदिर बना हुआ है भगवान आदिनाथ का, उसको समर्पित यह प्रशस्ति है, ध्यान रखना, डूंगरपुर प्रशस्ति। और
तो एक तो इसमें ध्यान रखना, जानकारी मिलती है मेवाड़ व वागड़ का कौन सा गुहिल वंश के एक ही होने की जानकारी, मेवाड़ व वागड़ के गुहिल वंश के एक ही होने की जानकारी मिलती है इस शिलालेख से। ठीक है। वागड़ क्षेत्र कहा जाता है डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को। वागड़ क्षेत्र किसे कहा जाता है? वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा, डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा। वागड़ क्षेत्र ठिकाना हुआ करता था मेवाड़, उसका मेवाड़ शासन का। डूंगरपुर बांसवाड़ा वागड़ क्षेत्र कहा जाता है। एक इसकी ध्यान रखना, जो इसमें जानकारी मिलती है वो है जो जैन धर्म के तीर्थंकर है, 24 तीर्थंकर, उनके बारे में, उनकी स्तुति करने, उनकी आराधना के बारे में। तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की स्तुतियां, आराधना की जानकारी, स्तुति की जानकारी। तो ठीक है, तो ये है एक, इसका ध्यान रखना छोटा सा, जैन मंदिर से प्राप्त तो इसकी भाषा संस्कृत होगी। भाषा तो आप खुद कर देना संस्कृत भाषा में। ठीक है, तो अंतिम में ही समाप्त आज के लिए। डूंगरपुर प्रशस्ति 1404 ईस्वी की, इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस डूंगरपुर जो वागड़ क्षेत्र उसका ध्यान रखना। एक इसका की पॉइंट यही है कि जैन धर्म की जो 24 तीर्थंकर है उनकी स्तुति के बारे में जानकारी भगवान आदिनाथ को समर्पित डूंगरपुर प्रशस्ति उससे मिलती है। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ एक तो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आपको एक पॉइंट मिल जाएंगे सीक्वेंस वाइज, कौन कौन से शिलालेख हो चुके हैं, कौन कौन से बचे हैं। ठीक है, अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।